आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंजीनियरिंग, आपकी एजुकेशन है और आपका इन्फोर्समेंट है। अब तीनों में फेल हैं पाकिस्तान में। यार मेरे पास 125 है, वो तो 70 वाला आगे निकल गया। डिफेंसिव मोड में आपने बाइक या गाड़ी या कोई भी चीज़ चलानी, और रॉन्ग और राइट का फ़र्क अल्लाह ने बता दिया है। 98 लोग पर डे क्रिटिकल इंजरी में चले जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट। जो गलती का इतराफ़ है ना, वो आपको गलती ख़त्म करने में बहुत मदद देता है। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, ये काफ़ी मेरे ख़्याल में यूनिक है। कभी आपने सुना होगा कि रोड सेफ्टी के ऊपर कोई बात किसी ने की हो पाकिस्तान भर में, ऐसा सुना है कभी आपने? और ये हमारे हर दिन की एक्टिविटी है। हम रोड पे निकलते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं है, हमें पता नहीं है कि सेफ्टी कैसे हमने वापस घर आना है, किस तरह हमने सेफली घर आना है। तो मेरी जो इस साइड पे बेटियां हैं, इनमें से तो कोई शायद बाइक चलाता है कोई, आजकल तो ट्रेंड बन गया है। आप चलाती हैं? वेल डन, ज़बरदस्त। ये ट्रेंड बन गया है अब तो। चीफ मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में 20,000 बाइक्स जो है ना, लाहौर में 27,000 बाइक्स जो है ना वो देने का ऐलान किया। तो वो उसमें स्कूटीज़ भी हैं जो लेडीज़ के लिए होती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात होने के साथ साथ एक बहुत ही फ़िक्र वाली बात भी है। फ़िक्र वाली बात इसलिए है कि हमारे मुल्क में जो ट्रैफ़िक के कवानीन हैं, जो ट्रैफ़िक के रूल्स हैं ना, वो मैंने तो नहीं ज़िंदगी में कभी पढ़े कि मैंने किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़े हों। मे बी आपने कहीं आजकल कोई किसी करिकुलम में या किसी सिलेबस में आया हुआ ही है, ऐसा है, किसी ने पढ़ा है आज तक? और ये वो चीज़ है जो बेसिक चीज़ है अपनी जान की हिफाजत। और जब भी आप कोई काम शुरू करें, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। उस काम को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। जी तो उसका मैं आज आपके सामने ना एक छोटा सा ऑपरेशन करूँगा, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का, कि हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं। तो आज थोड़ा सेशन जो है ना मेरा, चूँकि एक टॉपिक ज़रा थोड़ा सा खुश्क सा है, तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है और समझने की कोशिश करनी है। और शुरू में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से ख़ास तौर पर जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाइक्स सारे बाइक्स चलाते हैं? सबकी अपनी बाइक्स हैं? अभी बाइक्स पे आए हैं? ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ आज बहुत ऑनेस्टली, फेयरली मुझे बताना है कि आप क्या कुछ करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आपने बताना है कि ये काम आप करते हैं या ये काम आप नहीं करते। उसके बाद फिर आज जब सेशन क्लोज़ होगा, फिर हम इंशाल्लाह एक ऐसे मुआहदे पे पहुँचेंगे, होपफुली, कि आप फिर वो हरकतें नहीं करेंगे जो आज से पहले कर रहे थे, अभी से पहले कर रहे थे। ठीक है, ये प्रॉमिस करते हैं आप? और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बाइक्स नहीं चलाती हैं अभी, फ्यूचर में मे बी आप बाइक चलाती हों या गाड़ी चलाती हों, गाड़ी भी ख़वातीन बहुत चला रही हैं आजकल। ये जो आज आपने यहाँ से लेके जाना है ना लेसन, जो कुछ आपने चीज़ें सीख कर जानी है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाई के साथ, वालिद साहब के साथ, जिसके साथ भी आप बाइक पे ट्रैवल कर रही हैं, गाड़ी पे ट्रैवल कर रही हैं, उनको आपने ये बातें आज बतानी हैं जाके, कि आज मैंने ये सीखा है, ये आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आज मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से लर्न की हैं, तो आपने ये इम्प्लीमेंट करनी है, चलाते हुए बाइक, चलाते हुए गाड़ी, कोई भी, चाहे बस चला रहे हैं। तो चूँकि ये पाकिस्तान में बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं चीज़ें, हम सब देखते हैं। आप तो, आपकी एज बहुत कम है अभी, बहुत अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बस अल्लाह के सहारे चल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, तो कहते हैं ना कि जब आपने जंगल में रहना हो, तो जंगल के तो कवानीन नहीं होते, वहाँ तो शेर की अपनी अथॉरिटी होती है और गिदड़ की अपनी अथॉरिटी होती है। आपने वहाँ पे सरवाइव करना है, तो फिर कैसे करना है? फिर आपको शेर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर आपको हर चीज़ से करनी पड़ेगी, या आपने वहाँ पे रहने के लिए जो चीज़ें अपनी हिफाजत के लिए चाहिए वो अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। तो आप यूँ समझें कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं,
बहुत ही हैरतनाक और बड़ा ही अफसोसनाक आपको आगे मैं डाटा भी दिखाऊंगा कि जिस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे, जिस तरह हम बाइक्स चलाते हैं, जिस तरह हम गाड़ियाँ चलाते हैं। तो मेरा ये मिशन है, और कासिम अली शाह फाउंडेशन, उनका बहुत शुक्रिया कि उनके प्लेटफॉर्म से मैं अपना ये पैगाम जो है वो अपनी यूथ तक पहुँचाऊँ, फिर सोशल मीडिया से वो आगे लोगों तक जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर ये 30-40 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से अगर एक भी मेरी बातों पे अमल करके हादसे से बच जाता है तो मैं शायद अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाऊँ कि मेरे पास जो इल्म था वो मैंने आगे लोगों को बताया और लोगों से प्रॉमिस भी लिया कि आपने ये काम नहीं करना। ठीक है जी? तो आप मेरे साथ चलेंगे, चीज़ें समझेंगे। कोई ऐसी साइंस नहीं है, ना मैंने आपको अलजबरा पढ़ाना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपके सूबे में हो क्या रहा है और किस बारे में हो रहा है, जहाँ पे जान का ख़तरा है, जहाँ पे आपकी मतलब हड्डियों का ख़तरा है जो टूट जाती हैं बाइक से गिरते हुए। तो लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अच्छा, इस पूरे लेक्चर के पीछे, इस पूरे सेशन के पीछे मेरे माइंड में एक आइडियालॉजी है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें उसके पीछे आप देखें कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा है, अल्लाह का क्या इसमें पैगाम है, हुक्म है। तो मैं अल्लाह के हुक्म से शुरू करूँगा कि अल्लाह ने आपको आपकी जानों की हिफाजत के लिए क्या फ़रमाया है। तो ये सूरत माइदा की 32वीं आयत है। इसके अंदर अगर हम तर्जमा पढ़ें तो ये बताया गया है, दो बातें बताई हैं कि अगर कोई किसी शख्स को कत्ल करे या ज़मीन पे फसाद फैलाए, उनको तो कत्ल करने का हुक्म है। उसके बाद किसी को मारने का हुक्म नहीं है, किसी को जान लेने का जो यहाँ पे बताया गया है कि वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर आप किसी एक शख्स की जान लेते हैं तो अल्लाह फरमा रहा है कि वो आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर आपने किसी की जान बचा ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो यार, इससे बड़ी रहनुमाई हमें रोड सेफ्टी में कोई और हो नहीं सकती। मैंने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च की, तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया कि यार अल्लाह ताला का पैगाम 1400-1500 साल पहले हमें ये मिल गया था कि यार आपने अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, दूसरों की जान की भी हिफाजत करनी है। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं है, तर्जुमा नहीं पढ़ते, हम हाफिज़ कुरान भी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। तो इसके अंदर इतनी खूबसूरतियाँ और इतनी लेसन और इतनी हमारी ज़िंदगी को सुधारने की चीज़ें पिनाह हैं कुरान पाक में कि हम उसको पढ़ें तो सही। तो आज के इस सेशन की आइडियालॉजी कुरान पाक की सूरत माइदा की 32वीं आयत है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि आपने अपनी जान बचानी है और दूसरों की भी जान बचानी है। अच्छा, जान बचानी है वो पिस्तौल से मारना नहीं होता है। आपने ऐसी हरकत की कि एक्सीडेंट हो गया और अगला बंदा भी आपका ख़त्म हो गया, या खुदा न खास्ता जो आप हैं उसको कुछ हो गया, तो ये भी चीज़ जो है ना वो आपको इस आयत के ख़िलाफ़ चलती हुई नज़र आएगी कि आपने अल्लाह के हुक्म पे नहीं चले, आपने जान की हिफाजत नहीं की। एक दूसरी आयत मुझे मिली जिसमें बताया गया है कि अपना खून ना करो, ख़ुदकशी को हराम करार दिया गया। अब ख़ुदकशी भी वो नहीं है जो आप पंखे से झूल जाएं और गले में फंदा डाल के, तो वो ख़ुदकशी है। ख़ुदकशी वो भी है कि जब आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की, आप हिट हुए और खुदा न खास्ता आप दुनिया से चले गए, ये भी ख़ुदकशी है। कि आपको एक रास्ता दिखाया गया था, आपने उस पर नहीं चले, आपको एक कानून बताया गया था, आप उस कानून पे नहीं चले और हराम मौत है। हम उसको बाद में शहीद कह देते हैं, जी एक्सीडेंट हो गया, शहीद हो गया, लेकिन जानना चाहिए कि आपका जो बंदा शहीद हुआ है उसने किया क्या था। उसने कानून की खिलाफ वर्जी की थी, उसने सिग्नल तोड़ा था, उसने लेन तोड़ी थी, उसने यू टर्न तोड़ा था, उसने वन वे की खिलाफ वर्जी की थी। अगर की थी तो फिर मेरी नज़र में तो वो ये है, शहीद नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि 2014 में सऊदी अरब के जो मुफ्ती आज़म हैं अब्दुल अज़ीज़ अल शेख, उन्होंने फतवा दे दिया था, क्योंकि दुनिया में हर जगह इंसान तो एक जैसे ही है ना।
कहीं पे अगर यानी कि थोड़ा कम शरारती है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा शरारती है। पाकिस्तान में चूँकि हर चीज़ करने की आज़ादी है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता, तो इसलिए यहाँ पे ज़रा ज़्यादा शरारती लोग हैं जो किसी चीज़ को समझते ही नहीं हैं। तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए, लोगों की जानों को बचाने के लिए मुफ्ती आज़म सऊदी अरब ने ये फतवा दे दिया था कि ट्रैफिक की सिग्नल्स की वायलेशन करना और ट्रैफिक कवानीन को तोड़ना मेजर सिन एंड हराम। या आप फतवा गूगल कर लें, इनका आपको मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी आज की सेशन की बुनियाद हैं। इसकी बेस के ऊपर हमने ये सोचना है और आगे चलना है कि ये हमें हुक्म दिया गया है और ये मुफ्ती आज़म ने फतवा लगा दिया कि अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आप हराम काम कर रहे हैं, आप सिग्नल तोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो अब मैं आपको ये बताऊंगा अभी अपने इस पूरे सेशन में कि रोड सेफ्टी, जिसको हम उर्दू में सफ़र महफूज भी कह सकते हैं, सफ़र बखैर भी कह सकते हैं, कि वो क्या चीज़ होती है, रोड सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं। अब एक्सीडेंट्स की वजूहात को अगर जब जान जाएंगे तो फिर हम उसको बचने का तरीका भी हमें आ जाएगा। सीधी सी बात है ना कि अगर आपको बीमारी का कॉज पता चल गया कि यार ये बीमारी इस वजह से हुई है, तो फिर आप वो वजह छोड़ देंगे तो वो बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा फोकस मेरा ज़्यादा होगा अलग से एडिशनली बाइकर्स के ऊपर। ये सब चीज़ें जनरलाइज्ड हैं, हर रोड यूज़र ड्राइवर के लिए ज़रूरी हैं जो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एडिशनली सिर्फ बाइकर्स के लिए की हैं, क्योंकि जब आप डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइकर्स जो हैं वो 89% ऑफ द एक्सीडेंट्स की रीज़न है। पंजाब में जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें 89% वजह मोटरसाइकिल होती है, या मोटरसाइकिल का अपना एक्सीडेंट होता है या उसकी वजह से गाड़ी का होता है। आप फिज़िकली देखेंगे अभी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो रोड का इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान का जो सड़कों का माहौल है, वो कैसा है। आप रोज़ाना जाते हैं सड़कों पे, घर से निकलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, वापस आते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं अभी पिक्टोरियल आपको एक रिव्यू दूंगा वो सब आप जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं तो उस माहौल के अंदर हम इतने रच बस जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि हमें फ़ील ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। हम सब नॉर्मलाइज समझते हैं उन चीज़ों को जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये माहौल है हमारे मुल्क का, ये ट्रैफिक है जो चल रही है, ये ओरिजिनल पिक्स हैं जो सड़कों से लिए गए हैं। ये वो नहीं है कि मैंने कोई फ़ोटोशॉप किया और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये वो हो रहा है। ये इसी तरह बाइक्स चलाते हैं लोग, इसी तरह ऊपर ओवरलोडिंग करते हैं, इसी तरह। अब ये जो रिक्शे वाला है, इसको नहीं पता कि राइट में क्या आने वाला है, लेफ़्ट में क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो ख़ुद भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, इतना उसने ओवरलोड किया हुआ है। और फिर मज़े की बात है कि ये इसी सड़कों पे होते हैं और हमारी कोई पुलिस इनको कुछ नहीं कहती, कहेगी भी तो वो कुछ दे दिला के निकल जाएंगे। तो हमने इस माहौल के अंदर रहना है। अगर हमने इस माहौल के अंदर रहना है तो फिर हमने बचना कैसे है। आज हम ये तरीके सीख कर ये अहद करके जाएंगे कि ये तरीके हमने अपनाने हैं और अपनी जान बचानी है, क्योंकि आपका दीन भी यही कहता है, आपका मज़हब भी यही कहता है। अब आप अगर गौर करें तो इस तस्वीर में, ये जो तस्वीर है इसके अंदर ये ब्रिज के नीचे से ये बस गुजरी है। अब ये जो ऊपर लोग बैठे हैं ये ब्रिज से ऊपर हैं, ये कैसे बचे होंगे, झुक के बचे होंगे। ड्राइवर को कैसे पता होगा कि ऊपर लोग इतने बैठे हैं कि वो ब्रिज से टकरा ना जाए। ऐसे हादसा भी रिपोर्ट हुए हैं कि गाड़ी गुजरी और ब्रिज से लोग छत पे बैठे हुए थे, ब्रिज से टकराए और नीचे गिर गए। ऐसे हादसा हमने सुने। तो ये है। आपने इस गाड़ी में अगर आप बैठे हुए हैं या आप इसके साथ से कोई बाइक पे गुजर रहे हैं
तो आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ होने क्या वाला है, कि यार इससे कोई बंदा भी लुढ़क सकता है और आपके ऊपर भी आ सकता है। तो ये वो माहौल है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो हम जो चेंज कर सकते हैं वो हमने आज सीख कर जाना है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। ये आपके शहर लाहौर की तस्वीरें है ऐसी कि नहीं, ये पता नहीं लक्ष्मी या इधर उधर के चौक है। आप इनमें से कुछ काम करते हैं? आप नहीं करते ऑनेस्टली? यार पिछले सेशन में मुझे 2-3 लोगों ने कहा था कि हम करते हैं और आज के बाद नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस किया था। अगर आप करते हैं तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि जो गलती का इतराफ़ है ना वो आपको गलती ख़त्म करने में बहुत मदद देता है। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। ये तो एक रूटीन मैटर हो गया ना जी, व्हीलिंग करनी ही करनी है। मतलब 14 अगस्त आया है तो पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान बना तो हमें कायदे आज़म ने ये पैगाम दिया था कि उस दिन आपने एक व्हील के ऊपर बाइक चलानी है। हैरत की बात, इतना दुख होता है कि वो वालिदैन जो घर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो माएँ जो इंतज़ार कर रही हैं कि हमारा जो बेटा है वो गया हुआ है, यूनिवर्सिटी गया हुआ है, पढ़ने गया हुआ है या काम पे गया हुआ है, वापस घर आ जाएगा। आप किसी ऐसी फैमिली को मिले जिनका बच्चा गया हो और शाम को ना आया हो वापस? कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अल्लाह ना करे ऐसा कभी किसी को एक्सपीरियंस हुआ। हमने देखे हैं, मैंने अपने करियर में बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनमें ठीक ठाक गया है और शाम को वापस नहीं आया, पता चला हॉस्पिटल में। हमारे एक ऑफिस के कुलीग्स भी इसी तरह गए। तो ये मेरे भाई, इस माहौल में हमने ज़िंदा रहना है। अब ये जो साहब है ना, इसने पीछे बच्चा बिठाया हुआ है। अब पता नहीं है आप इसका वो बेटा है, भाई है, कौन है, लेकिन ये बता रहा है कि यार ये जनरेशन तो ख़राब हो गई, हमने अगली को भी करना है। वो इस जनरेशन को भी बता रहा है कि यार ये थ्रिल है, इसको आपने व्हील उठाना है और भागना है। उसके बाद फिर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये शायद थोड़ा नज़र आ रहा है आपको, पीछे एक बच्ची बिठाई हुई है जिसने अबाया लिया हुआ है। उस बच्ची को ये सिखा रहा है साहब, बाप है, भाई है, कौन है, कि भाई ये भी एक ज़िंदगी है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क में। और मेरा ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि हम इस माहौल में रह रहे हैं। हमारा ट्रैफिक और रोड सेफ्टी का माहौल ये वाला है। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने ना देखी हो सड़कों पे? कोई ऐसी, मैंने कोई फ़ोटोशॉप तो नहीं किया है ना, लेकिन हम इसको अहमियत नहीं देते। अहमियत इसलिए नहीं देते कि ये रूटीन का मैटर है। अब रोज़ चोरी होती है तो वो हो जाए, यार वो तो रोज़ होती है। रोज़ाना किसी का एक्सीडेंट होता है, यार वो तो उस सड़क पे तो रोज़ाना होता है। यार ये हमने अडॉप्ट कर ली हैं चीज़ें, एक्वायर कर ली हैं। हमने ये सोच लिया है कि यार ये तो होता ही है, हमने ठीक नहीं करना। यार मैंने पाकिस्तान को ठीक नहीं करना तो मैंने अपने आप को तो ठीक कर सकता हूँ। मैं अपने 5 फुट 8 इंच कद को तो ठीक कर सकता हूँ। मैं ये तो कर सकता हूँ कि यार मेरे अंदर अगर कोई अपने आप को ठीक करने के बाद कोई ऐसी सलाहियत है तो मैं 10-20 लोगों को ठीक कर दूँ। अच्छा, ये इशारे का कोई बता रहा था, तो ये तो सबको पता है। रेड के ऊपर क्या करना है? रेड पे स्टॉप करना है। जो येलो है उसके ऊपर क्या करना है? येलो पे स्लो करना है, सबको पता है। और ग्रीन पे क्या करना है? गो। अच्छा, ये तो सबको पता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये हर जगह लगा हुआ है। ये हमारा स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है ये। इसमें क्या है? अच्छा, अब आपने ईमानदारी से बताना है कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये कौन कौन करता है। आप देखते हैं कि जब रेड होता है और पुलिस वाला नहीं है तो आप चले जाते हैं। आई अप्रिशिएट यू अगर आपने माना है, लेकिन आज के बाद आप करेंगे या नहीं करेंगे ये अब आपके ईमान के ऊपर है। क्योंकि आप लेट आए हैं तो हमने थोड़ा सा कुरान पाक से भी रेफरेंस लिए है, गाइडलाइन ली है, रोशनी ली है हमने वहाँ से। तो ये हो रहा है जी, इशारा रेड है, पुलिस नहीं खड़ी तो हम चले जाएंगे। स्लो के ऊपर हम फास्ट जाएंगे। येलो के ऊपर लिखा था ना मैंने पहले कि स्लो हो जाना है, इसलिए कि आप इसलिए स्लो हो जाएं कि आप रेड होने तक क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो रुक जाएं। लेकिन हम वहाँ देखें, ओए इशारा बत्ती लाल होना लिए, खिंचो,
ये हमारा एटीट्यूड है, हमारा बिहेवियर है। और आज के सेशन का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि हमने आप सबका माइंड चेंज करके जाना है, आपका बिहेवियर चेंज करके मैंने भेजना है इंशाल्लाह, कि आप सड़क पे जब जाएं, यहाँ से जब निकलें, तो आप अपने आप को वो पहले वाला ना समझें। आज कुछ एडिशनली आपके अंदर चेंजेस अगर मैंने इनबिल्ट ना की, तो मैं समझूंगा मेरा सेशन कामयाब नहीं हुआ। ठीक है जी। तो ये है, इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा आपने यहाँ देखना है। दिखाइए जी। अब आपने रेड लाइट देखनी है, ग्रीन लाइट देखनी है और येलो। अब ये कौन सा इशारा है? येलो हो गया था ना, नहीं रुका वो। गो फास्ट, गो स्लो था, गो फास्ट। अच्छा, इससे भी आपको थोड़ा सा, यानी कि आपके जो रोशन होगा दिमाग कि एक्सीडेंट्स का जो डाटा है ना, ये भी हमने कहाँ से लिया है? रेस्क्यू 1112 की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो डाटा हर दिन अपडेट करते हैं कि ये वो एक्सीडेंट्स हैं जो उनको रिपोर्ट होते हैं या जिनको वो केटर करते हैं, वो ले जाते हैं हॉस्पिटल में। उन एक्सीडेंट्स का डाटा हमारे पास होता है पूरे पंजाब का। और जो नहीं रिपोर्ट होते हैं, गांव देहात में कोई एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया, वो इसमें नहीं है, और वो शायद इससे ज़्यादा होते होंगे। तो अगर हम जनवरी और जून से देखें, 6 मंथ में 2,23,000 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 1,99,000 समझ 2 लाख जो है ना वो मोटरसाइकिल की वजह से। 89% रीज़न ऑफ द एक्सीडेंट इज़ मोटरसाइकिल। ये डाटा बता रहे हैं आपको। 2032 डेथ हुई है 6 महीने में पंजाब में, और 1,22,000 क्रिटिकल इंजरीज़ हैं। अब क्रिटिकल इंजरीज़ में हेड इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, मल्टीपल आपकी जो फ्रैक्चर्स हैं। अब उसके बाद वो बंदा बच गया या नहीं बचा, इसका डाटा इसमें नहीं है। जो क्रिटिकल इंजरी होती है उसमें से आधे से ज़्यादा चले जाते हैं, वो डाटा नहीं है। अगर वो भी इसमें डालें तो ये जो डेथ है ना, ये कहीं ज़्यादा चली जाएगी। तो ये भी एक सोचने की बात है। ये भी फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखे हैं मैंने। सिर्फ जून का जो डाटा है, 30 जून को जो महीना क्लोज हुआ है ना, हमने तरक्की की है। 89 से 92% रीज़न बना है मोटरसाइकिल फॉर एक्सीडेंट का। तो मोटरसाइकिल वाले माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 3% ग्रोथ लिए इन्होंने ओवर 6 मंथ लास्ट। अब यहाँ पे टोटल एक्सीडेंट्स जो है ना वो 40,000 से हुए हैं, और इससे ज़्यादा हैं। ये क्रिटिकल इंजरीज जो हैं वो 25,000 हुई हैं। 395 बंदे एक महीने में चले गए, एक महीने में। ये कौन लोग थे यार? ये हमारे बहन भाई, हम में से कोई किसी। अच्छा, इसमें आगे फर्दर भी इसकी सेग्रीगेशन करें तो इसमें ख़वातीन कितनी थी इंजर्ड में और फौत होने वालों में, और एज वाइज भी उनके पास पूरा डाटा है। तो इसको थोड़ा मुख्तसर करने के लिए मैंने वो सारी डिटेल नहीं दी, लेकिन आपको समझाने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए कि आपके पंजाब में 6 महीने में पिछले पर डे 11 बंदे एक्सीडेंट से मरते हैं, जो कि जून में 13 पे चला गया डाटा। जून के महीने में पर डे 13 बंदे दुनिया से चले जाते हैं ह्यूमन एरर की वजह से, हमारे ट्रैफिक कवानीन को ना समझने की वजह से, ना अमल करने की वजह से। और अब अगर हम सिर्फ आपके लाहौर शहर को देखें तो खून आलूद है, आपका शहर खून आलूद है। यहाँ पे पिछले 6 महीने में 46,000 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें से 33,925 जो है ना वो बाइक्स की वजह से हुए। ये ट्रू डाटा है और रिपोर्टेड डाटा है। ये जो अनरिपोर्टेड हैं वो अलग हैं, वो इसमें भी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। 205 बंदे लाहौर शहर में 6 महीने में एक्सीडेंट से मरे हैं, और क्रिटिकल इंजरी पर डे 98 है। ये 205 तो पर डे तो बहुत कम निकलता है, लेकिन अगर क्रिटिकल इंजरीज़ को भी शामिल कर दें तो
98 लोग पर डे क्रिटिकल इंजरी में चले जाते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट। उसके बाद सिर्फ जून का डेटा, यहाँ लाहौरियों ने भी ग्रो किया है, यहाँ पे टोटल डेथ्स जो है ना वो 31 हुई हैं। ये एवरेज कम बनती है ज़रा, और यहाँ से 98 से 101 क्रिटिकल इंजरी हो गई। सोचने की बात है। इस पे कुछ थॉट प्रोसेस आपका जागा है कि हम क्या कर रहे हैं रोड सड़कों के ऊपर, और क्या हमने इसी तरह करते रहना है? 75 साल गुजर गए, आगे भी इसी तरह गुजारने हैं? ऐसा नहीं करना है। एक्सीडेंट्स आपने देख लिए, माहौल देख लिया, ट्रैफिक देख ली, सड़कें देख ली, ओवरलोडिंग देख ली, सब चीज़ें आपने व्यू कर ली। यहाँ पे आपको ज़रा अंदाज़ा हो गया है कि इस शहर में या इस सूबा पंजाब में, बाकी सूबों का भी चूँकि डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, बाकी सूबों में भी ट्रेंड इसी तरह ही होगा, बल्कि इससे वर्स्ट होगा। जहाँ पे थोड़े एजुकेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे थोड़ा बेहतरी होगी। तो ये जो कुछ रीज़न्स जो एक्सीडेंट्स के डाटे से एनालाइज की गई हैं रीज़न्स, वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने ये रीज़न्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप समझ जाएं कि आप एक्सीडेंट से भी सेफ़ हो जाएंगे। फिर आपको बचाने वाला अल्लाह की ज़ात के बाद, हम अल्लाह पे तो ज़रूर डालते हैं, डालना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने जो हमें बताया है कि आपने ये करना है और उसके बाद रिज़ल्ट मेरे ऊपर छोड़े। हम ये नहीं करते और रिज़ल्ट पहले ही अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और जी अल्लाह की मर्ज़ी सी जाना सी चला गया। अरे भाई, अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। जो बंदा डाका मारने जाता है वो भी अल्लाह से कहता है कि आज मैं कामयाब वापस आऊँ। जो चोरी करने जाता है वो भी यही सोच के जाता है कि यार या अल्लाह मैं कामयाब वापस आऊँ। आपने चोरों को दुआ करते हुए कभी पता नहीं देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैंने नहीं देखा बहरहाल, लेकिन वो करते तो अल्लाह से ही तो हैं। जो मुसलमान नहीं है अल्लाह पे उनका भी यकीन है। तो लेकिन अल्लाह ने हमें अपना एक पूरा एक निज़ाम दे दिया है, हमें एज ए ह्यूमन एक दिमाग दे दिया है। जानवरों में हमें क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि वो सोचने की उनको नहीं है सलाहियत है हासिल, हमें सोचने की सलाहियत है। हमें राइट लेफ़्ट और रॉन्ग और राइट का फ़र्क अल्लाह ने बता दिया है, और हमें बता दिया है कि आपने इस रास्ते पे चलना है तो ये ठीक है, इस रास्ते पे चलना है तो ये ख़राब है, आपकी मर्ज़ी है। जो तकदीर का मामला है वो तकदीर अल्लाह के इल्म में है कि आपने क्या करना है। मैं कोई मज़हबी तकरीर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम तकदीर के ऊपर डालते हैं और कह देते हैं कि जी ये बस किस्मत से ही है लिखा से। यार किस्मत में लिखा हुआ सिर्फ खुदा को मालूम है। वो अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है कि इस बंदे ने पैदा होना है और मरने तक ये काम करने हैं। आपको तो नहीं पता। आपको तो अल्लाह ने ये फरमाया कि आपने इस सही रास्ते पे चलना है और इस गलत रास्ते पे चलना है, ये आपकी चॉइस है। तो हम तकदीर पे नहीं डाल सकते। अगर हमने अच्छा किया है, सब ठीक चला है, उसके बाद कोई गड़बड़ हुई है तो वो आप कह सकते हैं जी मैं तो अपने हिसाब से, अपनी अक्ल के हिसाब से, अपने मुल्क के कवानीन के हिसाब से ठीक चला हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये नहीं थी, ये कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं इशारा तोड़ के जाऊँ और गाड़ी वाले से मेरा क्लैश हो जाए और मैं दुनिया से चला जाऊँ तो ये अल्लाह की मर्ज़ी उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली का है, तो ये मैं इसको नहीं मानता। उसने गलती की और ये उसी की गलती की वजह से वो दुनिया से गया है, अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं गया। अल्लाह ने तो पहले लिख दिया है कि ये करेगा, ये काम उसके इल्म में है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो रीज़न है वो ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। रोड सेफ्टी की हमें अवेयरनेस नहीं है। ये पहले ही आपने मुझसे शेयर कर लिया है कि जी कोई स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, कोई कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारी बदकिस्मती है। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के या किसी डिपार्टमेंट के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली है कि इस मुल्क में हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया के साथ क्या मुकाबला कर रहे हैं। जापान में चले जाएं तो वहाँ पे नर्सरी क्लास से सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे ये सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है, लेकिन अडॉप्ट कौन कर रहे हैं? दूसरे जो मुसलमान नहीं हैं। आप बिलीव करें कि मैं जापान गया, हैरान रह गया कि वहाँ पे उनका सिस्टम क्या है, वो क्यों तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह उन पे दुनिया में मेहरबान है। हम तो पता नहीं जन्नत के आरज़ू में बैठे हुए हैं ना,
वो भी पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी है हमारी अपनी हरकतों की वजह से, लेकिन वो दुनिया में अपने अच्छे डीड्स की वजह से इस्लाम के मुताबिक उनकी लाइफ है। आप हैरान होंगे शायद, आजकल तो खैर मीडिया का और इसका इंटरनेट का दौर है, आप सब दुनिया को अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं। मैंने फ़िज़िकली देखा है डिफरेंट कंट्रीज़ में, जापान में स्कूलों में ये जो जेनिटोरियल स्टाफ है ना, सफाई वगैरह का, ये नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पहले दिन से स्कूल भेजते हैं, उनको बताते हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द सफाई खुद करनी है, आपने क्लास पूरी की सफाई सब क्लास ने करनी है, फिर हफ्ते में एक दिन पूरे स्कूल की जो सफाई है मेजर वो सारे स्कूल ने करनी है। फिर वो बच्चा किस तरह अपने घर में गंदगी फैला सकता है? उस बच्चे के जहन में ये पहले दिन से डाल दिया गया है कि आपने सफाई करनी है, कोई और नहीं करेगा। हमारे यहाँ तो जी फलाने ने आना है, जी वो सफाई वाले ने आना है, सफाई वाला या वाली ना आए तो हम 10 दिन भी गंदे रह सकते हैं। इज़ इट दस सही है कि नहीं है? घरों में भी ऐसे ही होता है ना, मासी नहीं आई तो बस नहीं आई। तो अनफॉर्चुनेटली यार हमारे मुल्क में नहीं बताया जाता, ना हमारे सिलेबस में बताया जाता है, ना हमारी स्कूलों में कॉलेजों में बताया जाता है जो बुनियादी चीज़ें हैं। वहाँ पे जाके उनका देखें, इतना सा बच्चा है तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से इधर उधर नहीं जाएगा, उसने रेड लाइट के ऊपर नहीं जाना आगे। हमारे पास ये अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस एजुकेशन जो है ना वो किसने देनी है अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमने जो मिशन उठाया है, हमने जो एक सीरीज़ चलाई हुई है, उसमें आपको जो अभी अवेयरनेस मिल जाएगी, जो एजुकेशन अभी आपको मिल जाएगी, आप फॉर गॉड सेक उसको अपने पल्ले बांध लें। आप वो रीज़न ना बने, आप ये नहीं कह सकते फिर जी हमें कोई बताने वाला नहीं था। आपको आज बताने वाला मैं खड़ा हूँ, आपने बाद में क्वेश्चन भी करने हैं। आप ज़रूर इस चीज़ को आज अपने जहन में बैठा के अमल करने की नीयत से यहाँ से उठ के जाएंगे। अच्छा, फिर अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि जिनको पता है वो फिर इग्नोर करते हैं, डेलिबरेटली वो इग्नोर करते हैं कि यार इशारा तोड़ना तो फ़ख्र समझा जाता है। आप में से कौन कौन फ़ख्र समझते हैं? यू फखर नहीं, लेकिन टाइम मिले तो मैं यही समझ के फखर वाली बात नहीं समझ। लेकिन अगर इंसान, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कहता हूं कि टाइम निकल जाता है इस चीज़ में तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन फखर वाली बात नहीं। ओके, मतलब आप उसके लिए आपके पास दलाइल हैं कि आपके पास वक्त कम है तो आप इशारा तोड़ के चले जाएं। ये एक दलील है ना, एक आर्गूमेंट है। आपने देखा है कि मोटरवेज़ के ऊपर सफ़र किया हो तो वहाँ लिखा होता है कि देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है। तो अगर आप पहुँचे ही ना फिर क्या होगा? फिर अगर आप इशारा तोड़ रहे हैं तो फिर आप कुरान की भी नफ़ी कर रहे हैं ना, आप अपने मुल्क के कानून की भी नफ़ी कर रहे हैं, उस सड़क पे जो कानून बना हुआ है उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। आपको जुर्माना हो गया, ठीक है, नहीं हो गया निकल गए, लेकिन काम तो गलत किया आपने। आपने बिल्कुल जायज़ काम नहीं किया ना। अगर आपको जितनी भी जल्दी है आपने वो काम गलत किया। ये तो एग्री करना चाहिए हमने कि ये काम हमने गलत किया है और फिर आइंदा नहीं करेंगे। आज के सेशन का मतलब क्या है कि आइंदा नहीं करेंगे। उसके बाद जी ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग तो हम करते हैं ना, हम तो सारे ही करते होंगे यार, फॉर नथिंग। ओवर स्पीडिंग एक होती है कि यार मुझे बड़ी जल्दी है, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है या मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ, किसी हद तक मानने वाली बात है, केयरफुली आप। लेकिन वैसे ही फॉर नथिंग ओवर स्पीडिंग है, यार मेरे पास 125 है, वो तो 70 वाला आगे निकल गया। ऐसा होता है ना, ये हमारी सोच है यार, है कि नहीं है? करते हैं आप लोग? मैंने मनवा लेना है आपसे, करते हैं ना? ओवर स्पीडिंग इसलिए करते हैं कि ये हमारे लिए थ्रिल है। हम ये समझते हैं कि यार मेरे पास बाइक है ना। अच्छा, वो लोग पूछते हैं आके, मेरा चूँकि मोटरसाइकिल की ट्रेडिंग से बिज़नेस से ताल्लुक़ है, डीलरशिप, और सर मेरी पूरी 26 ईयर्स मैंने सर्व किया है होंडा कंपनी में। तो लोग आके पूछते हैं कि जी एदा मीटर कितने तक जाएगा? मीटर बना होता है ना, उसके ऊपर 120 मैक्सिमम स्पीड, तो वो मैक्सिमम स्पीड पूछते हैं। जी इसकी तो स्पीड ही बड़ी कम है जी, 100, मैं तो 150 पे जाना है। यार तू फिर कोई 500 सीसी ले ला भाई। तो ओवर स्पीडिंग इज़ अ मेजर रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। इसको आपने आज से छोड़ देना है। ये एक चीज़ होती है एग्रेसिव ड्राइविंग।
कभी सोचा आपने वैसे एग्रेसिव मूड क्या होता है बंदे का? नहीं कि एग्रेसिव ड्राइविंग जो है ना, इसका अपोजिट क्या होगा? डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग जो है ना, दुनिया में अब एक पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और होपफुली अगर आप नेक्स्ट इस पे अमल करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट सेशन के लिए भी बुलाएंगे कि आपको पहला आपने पास कर लिया, आप सेकंड इसका जो अगला स्टेज है कि अब आपको क्या पता होना चाहिए। ये तो प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं, बुनियादी, कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। उससे अगला जो सेशन है उसमें आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें भी बताई जाएंगी कि फिर आपने आगे क्या करना है। अब ये जो अग्रेसिव ड्राइविंग और डिफेंसिव ड्राइविंग है ना, ये पूरा मॉड्यूल है, काफ़ी बड़ी इसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है। तो आपके समझाने के लिए यहाँ सिर्फ ये है कि आपने वाइल ड्राइविंग, जब आप बाइक पे बैठे हैं, जब आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं, तो आपने एग्रेशन नहीं करना किसी भी सूरत में। एग्रेशन क्या होता है? आप गुस्से में हैं किसी भी वजह से, एक तो एग्रेशन ये होता है कि आपका मूड जो है वो ख़राब है ड्यू टू एनी अदर रीज़न। आप घर से चले हैं, बेगम से लड़े हैं, बच्चों से लड़े हैं, या किसी कोई और आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, उससे आपका एग्रेशन आ जाता है। अच्छा, वो एग्रेशन जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो आपका वो एग्रेशन जो है ना वो आपके साथ चलता है। आपके हाथ पाँव उस एग्रेशन के तहत एक्सीलेटर दे रहे होते हैं, फिर आप हादसे का बायस बनते हैं। तो इसलिए कहते हैं डिफेंसिव मोड में आपने बाइक या गाड़ी या कोई भी चीज़ चलानी, डिफेंसिव मोड में। अच्छा, एक तो एग्रेशन किसी रीज़न से होता है, एक एग्रेशन और भी होता है, वो सड़क पे मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। वो क्या होता है? क्या हो सकता है? कट मार गया। जी जी, बताएं 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 प्लीज़। बाइक पे गंदा क्रॉस कर गया, आपको एग्रेशन हो जाएगा। पंजाबी गानों की वजह से भी होता है। वो अगर गाड़ी में आप सुन रहे हैं तो एग्रेशन हो जाएगा, और ट्रैफिक ज़्यादा हो तो फिर भी एग्रेशन आ जाता है। आप टेंशन में आ जाएंगे कि यार मैंने घर पहुंचना था, ये तो बड़ा रश है। तो फोकस, ड्राइविंग में फोकस करना। हाँ, एक सम डिफरेंट किस्म का एक एग्रेशन है जो मैंने रीड किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो एग्रेशन क्या होता है? आप अगर बाइक पे हैं, आपके पास 1 to 5 है, 70 वाला आगे निकल गया तो आप एग्रेशन में आ जाएंगे। लो, ये आगे कैसे निकल गया यार? आपने जो ना घुमा दिया एक्सीलेटर, आप उसको क्रॉस करके जाएंगे। जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे आपका एग्रेशन ख़त्म नहीं होगा। वो एग्रेशन किसी रीज़न से नहीं है, किसी मुकाबले से नहीं है। आप उस 70 वाले को जानते भी नहीं हैं, आपको पता ही नहीं उसने कहाँ जाना है, आपने कहाँ जाना है, आपको ये मालूम ही नहीं है। पता नहीं कौन सा चीज़ होती है, फिर आप वो एग्रेशन में आके उसको, ये होता है कि नहीं होता है? फिर अगर आप गाड़ी में हैं, मैं कहूँगा यार ये सिविक मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे तो सुजुकी वाला निकल गया, ये एग्रेशन हो जाता है। फिर मैं ओवर स्पीड करूँगा और उसको क्रॉस करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी हो सकता है। सॉरी, कंपीट करते हैं बिला वजह, कोई रीज़न हो ना, बिला वजह। अच्छा, कंपीट करने के तो बड़ी वाइड आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। हम तो लाइफ में भी कंपीट करते हैं, हम तो कपड़े पहनने में भी कंपीट करते हैं, हम तो ब्रांड्स पे भी कंपीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपका एग्रेशन बढ़ाती हैं और आपके डिफेंसिव मोड में से निकाल के एग्रेशन की तरफ ले जाती हैं, जो बायस से हादसा बनता है अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं। और अगर वैसे घर में बैठे हैं और आप किसी एग्रेशन में आ गए हैं तो फिर आप, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर पिटाई भी हो सकती है। अगर आप ज़रा तगड़े हैं तो फिर आप बच्चों की पिटाई कर सकते हैं। तो ये एग्रेशन जो है ना लाइफ में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। मेरा चूँकि सब्जेक्ट यहाँ पे रोड सेफ्टी है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी ड्राइविंग करते हुए एग्रेशन नहीं दिखानी। इसके अलावा रीजंस क्या हो सकती है? अनट्रेन्ड एंड अंडर एज ड्राइवर्स हैं इस शहर में, इस मुल्क में, इस सूबे में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आप उनको नहीं रोक सकते भाई, आप अपने आप को रोक सकते हैं कि यार आपका छोटा भाई है, अगर वो ज़िद कर रहा है तो आप उसको ना अलाउ करें। आपका बेटा है, वो ज़िद कर रहा है, आप उसको ना अलाउ करें। अंडर एज बहुत हैं और वो हादसे का बायस बनते हैं, क्योंकि एक कानून बनता है, वो बहुत बरसों की रिसर्च के बाद बनता है कोई भी कानून, कि यार 18 ईयर्स जब एज हो जाती है ना तो थोड़ी सी ठहराव आ जाता है। बच्चे में ठहराव नहीं होता, बच्चे को पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है, इसलिए लेसन्स की जो एज है वो रखी गई है। तो
एक तो अंडर एज, दूसरा अनट्रेन ड्राइवर्स हैं। यार ये बहुत ही, मेरा एक वीडियो लॉग देख के एक साहब ने मुझे अप्रोच किया, वो फ्रांस में रहता है, पाकिस्तानी है लेकिन फ्रांस में रहता है। उसने कहा जी मैंने आपकी वीडियो देखी है रोड सेफ्टी पे, तो मैं बड़ा हैरान हूँ। वो वहाँ पे इसमें है ट्रैफिक के कुछ ही मतलब इसी तरह का कोई काम करता है। उसने कहा जी आपके मुल्क में यानी हमारे पाकिस्तान में बस चलाने सिखाने का कोई इदारा है? आपने कभी सुना है जहाँ पे लिखा हो बसों की ड्राइविंग का स्कूल है? ऐसा है? कार ड्राइविंग का देखा है हमने। मोटरसाइकिल का भी कोई सिखाने का इदारा नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल भी हम अपने बड़े भाई से, दोस्त से सीखते हैं। गाड़ी कैसे सीखते हैं? बड़ी, जिसने 50 बंदों को कैरी करके लेके जाना है, वो कैसे ड्राइवर बन जाते हैं? उनको लाइसेंस भी मिल जाता है। वो पहले क्लीनर होता है, फिर कंडक्टर बनता है, फिर ड्राइवर बन जाता है, उसकी तरक्की होती जाती है। उसको नहीं पता कि यार गाड़ी को चलाने का क्या तरीका कार है। 50 पैसेंजर आपने पीछे बिठाए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसी तरह जब गाड़ियों के हादसे होते हैं तो वो ड्राइवर्स किसी ना किसी इसी रीज़न की वजह से ही हादसा कराता है। मोटरवे के ऊपर जब हादसे होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो पिछले दिनों में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, गाड़ी पलटती है तो वो गाड़ी कार के ऊपर गिर गई, आग लग गई। उस ड्राइवर को नहीं किसी ने बताया सिखाया कि जब हैवी गाड़ी को, वो साइंस का कोई असूल है ना कि वो कुव्वत जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मैं चूँकि साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो जब आप कट मार रहे होते हैं तो हैवी चीज़ थोड़ा टिल्ट करती है। जब वो टिल्ट करती है तो वो गिरने का चांस ज़्यादा होता है। तो उस ड्राइवर को वो साइंस का असूल ही नहीं पता। उसने कहा बस निकल जाएंगे, ना निकले तो किस्मत। अब उसके हाथ में 50 लोगों की किस्मत, 50 लोगों की ज़िंदगी। तो मेरे भाई ये एक अनट्रेंड लोगों की वजह से और अंडर एज की वजह से भी हादसे होते हैं। मैं आपको रीज़न्स ऑफ एक्सीडेंट बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्यों हादसे होते हैं, वाई एक्सीडेंट्स हैपन। ये रीज़न्स भी आपको समझ आ रही होनी चाहिए कि ये रीज़न्स हैं, इन्हीं की वजह से हादसे होते हैं। उसके बाद वो रोड कंडीशन, वेदर कंडीशन तो ये चलती है। या आप देख लें कि आप मरीज जा रहे हैं, बर्फ़बारी हुई हुई है, आप फिर भी जा रहे हैं तो हादसा हो जाएगा। इसी तरह व्हीकल मेंटेनेंस भी बड़ा एक रोल प्ले करती है। मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा कि व्हीकल की मेंटेनेंस अगर नहीं है, उसकी ब्रेक्स सही नहीं है, उसके बाकी चीज़ें ठीक नहीं हैं, आप उसको चलाए फिरते हैं, उसकी लाइट्स ठीक नहीं है, उसके इंडिकेटर ठीक नहीं है, आप उसको चलाए फिरते हैं तो फिर उससे लाजमी हादसा हो जाए। आपने देखा पाकिस्तान का माहौल कैसा है, आपने ये जान लिया कि हमारे सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कैसे चलती है, आपने ये जान लिया कि हादसे कैसे होते हैं, आपने हादसों की वीडियोस प्रॉपर यहाँ देख ली। अब ये समझ लें कि वो मैथ में होता है ना कि एक चीज़ कांस्टेंट है तो दूसरी वेरिएबल है। तो अब तक आपने एक चीज़ को कांस्टेंट रखना है कि ये सारा माहौल इसी तरह रहना है। सब लोगों ने ओवरलोडिंग करनी है, हर बंदे ने यही कुछ करना है। मैंने नहीं करना, आज से मैंने नहीं करना। मैंने इस डेंजरस और पैथेटिक ट्रांसपोर्टेशन एनवायरनमेंट से अपने आप को कैसे बचाना है। मुझे रहना तो है, वी हैव टू लिव इन, इसी माहौल में रहना है। मैं सिंगापुर नहीं शिफ्ट हो सकता, मैं टोक्यो में नहीं शिफ्ट हो सकता, मैंने लाहौर में रहना है। मैंने लाहौर में रहना है तो फिर मुझे फ़ाइट करनी है, मुझे अपने आप को इन हादसात से बचाना है। कैसे बचाना है? सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर अमल करेंगे। बच्चियां भी बताएं ना, अमल करवाएंगे। और जो बाइक चलाती हैं वो, यार एक ही वजह है, बस एक ही चीज़ आपने करनी है। हाउ एक्सीडेंट्स कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे कम हो जाएंगे? माइंड चेंज करना है आपने। नाउ आपने अभी यहाँ से माइंड चेंज करके उठना है। वो माइंड चेंज क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल के यहाँ से चले जाएं। माइंड चेंज सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर आपने मेरे साथ करना है। वो ये है कि आपने रोड सेफ्टी जो आज सीखनी है, ये रोड सेफ्टी है आज आपने सीखनी है। और फिर क्या करना है?
प्रैक्टिस करना है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ज़्यादा फरमाइशें नहीं डालता आपको। आज आपने ये वाली चीज़ अभी सीख ली, कुछ सीखनी है और ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और फिर आपका सदका जारिया ये होगा कि जब आप जाएंगे यहाँ से कुछ चीज़ें, अगर किसी स्लाइड की आप समझते हैं पिक्चर बना के आप अपने पास रखना चाहते हैं वो भी करें। आपने हर बंदे ने और बंदी ने अपने 5 करीबी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को बताना है कि आज हमने ये सीखा है। आपने ख़ुद भी प्रॉमिस करना है और उन 5 को भी प्रॉमिस कराना है कि आज के बाद आप लोगों ने इन चीज़ों पे अमल करना है। ये वादा करते हैं आप मेरे से? ओके, तो ये चीज़ें करनी है जी आपने। अब हम लर्निंग का अगला पोर्शन जो है ना उसके ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक हम रोड सेफ्टी करते रहे। ये है क्या बला का नाम? रोड सेफ्टी है क्या चीज़? महफूज सफ़र किसको कहते हैं? महफूज सफ़र का मतलब क्या है कि आपने वो तमाम चीज़ें प्रैक्टिस करनी है जो अभी मैं बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जो आपको हादसा से बचा सकती हैं, एक्सीडेंट से प्रिवेंट कर सकती हैं। ये रोड सेफ्टी है। अच्छा, ये चीज़ें आप जब आप सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाएगी। आपके अंदर ये एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आपने सेफ़ ट्रैवल करना है। जब आप चीज़ों को सीख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी। कुछ आप कह सकेंगे यार मुझे जो है ना पता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपनी मिसाल लूँ कि मैं जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पे जो गेट है ना, जब आप फैक्ट्री जाते हैं तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आप कोई भी हैं, मतलब आई वॉज जनरल मैनेजर, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने वो गेट नहीं खोलना है। सिक्योरिटी गार्ड का लेवल और जनरल मैनेजर का लेवल, लेकिन उनको बताया गया है कि किसी ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई गाड़ी की या मोटरसाइकिल का हेलमेट नहीं पहना हुआ, नॉट अलाउड टू एंटर इन द फैक्ट्री। तो वो इनबिल्ट चीज़ हो गई हमारे अंदर। अब मेरी प्रैक्टिस एबिलिटी ये बन चुकी है कि मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है? अनकॉन्शियसली होता है। मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठूंगा तो मैं सीट बेल्ट के ऊपर मेरा हाथ जाता है स्टार्ट करने से पहले। ये मेरे अंदर एबिलिटी डेवलप हो चुकी है। तो आप सब ने ये एबिलिटी डेवलप करनी है कि अगर आप गाड़ी में बैठें तो, और आप मोटरसाइकिल पे बैठें तो, ये फिर आप रोड सेफ्टी की डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ, जो रोड के ऊपर रिस्क होता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है रोड सेफ्टी के साथ। अच्छा, रोड सेफ्टी को ये मैं बता रहा हूँ कि आपका रोज़ एवरी डे लाइफ का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरह इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस तरह आपने हर दिन घर से निकलकर अपने वर्क स्टेशन पे जाना है, घर से निकलकर अपने इदारे में जाना है पढ़ने के लिए। ये रोज़ाना की एक्टिविटी है। संडे वाले दिन आपने फैमिली के साथ निकलना है या कहीं अपने कामों से जाना है। तो जब आपकी वो वाला ड्राइविंग रोड को यूज़ करना जो है वो रोज़ाना की एक्टिविटी है, तो फिर रोड सेफ्टी भी आपकी रोज़ाना की एक्टिविटी है। तो ये आपके अंदर बन जानी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभार करनी है, कभी नहीं करनी। उसके बाद फिर ये आगे भी मैं बताऊंगा कि ये रोड सेफ्टी डिपेंड किस पे करती है? आपके रोड्स के ऊपर और आपके जो रूल्स हैं ट्रैफिक के उसके ऊपर, और सबसे बढ़कर इसके ऊपर। ये क्या चीज़ है? बिहेवियर चेंज करके जाना है आज आपने। आप जितने मर्जी ट्रैफिक के कवानीन लगा दें, जब आप उसको अमल नहीं करेंगे, आपका बिहेवियर ही नहीं होगा उस तरह अमल करने का, फिर आप पैसे देने को कंफर्ट समझेंगे। यार मैं पुलिस वाले को पैसे दे देता हूँ लेकिन मैंने इशारा को फॉलो नहीं करना, मैंने सड़क के कवानीन को फॉलो नहीं करना, मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो फिर बिहेवियरल चेंज जब तक नहीं आएगी, जब तक भी रोड सेफ्टी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अच्छा, इसको ना दुनिया में ये थोड़ा थ्रेटिकल है। वर्ल्ड वाइड रोड सेफ्टी को 3 E's में डिफ़ाइन करते हैं। 3 E's मीन्स इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। अब इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि आपके मुल्क में सड़कें किस तरह की हैं, कैसे बनती हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, उनका मटेरियल क्या है। तो हमारे मुल्क में जो सड़कें बनती हैं ना, वो मतलब कई किस्म की हैं। दुनिया में तो एक ही स्टैंडर्ड है ना कि आपने इस तरह की सड़क बनानी है। तो हमारे मुल्क में जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो तो मोटरवे है। वो किसी हद तक इंजीनियरिंग जो है ना वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मिलती है।
दूसरे नंबर पे जो है वो शायद किसी हद तक जीटी रोड या जो आपकी वो हैं। जो नीचे रोड्स हैं, जो जो आपके लिंक रोड्स हैं, जो गांव देहात में, उनकी कोई इंजीनियरिंग नहीं है। जिधर से मर्जी, जिधर मर्जी मोड़ लो आप। फिर आप देखें कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रोविजन फॉर ऑल रोड यूज़र्स, सड़क वहाँ वो बने और उसका बुनियादी जो ढांचा है वो इस तरह का हो कि तमाम रोड यूज़र्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल हो। सड़क के ऊपर हमारे मुल्क में सड़क के ऊपर एक्सक्लूडिंग मोटरवे, आप उसी सड़क के ऊपर बाइक, उसी सड़क पे गधा रेडी, उसी सड़क के ऊपर ट्राला, उसी सड़क के ऊपर बस, उसी सड़क के ऊपर ट्राई व्हीलर रिक्शा, हर चीज़ चल रही है और हमें नहीं है परवाह। हमारे किसी गवर्नमेंट को, किसी इदारे को परवाह नहीं है। वो कहता है कि इंजीनियरिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर रोड यूज़र के लिए अलग लेन होनी चाहिए। ये तो आइडियल बात है जिसमें हम बिल्कुल फेल हैं किसी हद तक मोटरवे को। और अगर मोटरवे के ऊपर अगर ये तीन चीज़ें इंटैक्ट हैं तो वहाँ पे हादसे भी कम है, वहाँ पे एक्सीडेंट भी कम है। दूसरी चीज़ है एजुकेशन, ना होने के बराबर है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं। इसमें हम ये कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन इनटू स्कूल्स, स्कूल लेवल से होनी चाहिए। आप लकी हैं, इस सेशन में बैठे हैं, आपको कुछ ना कुछ एजुकेशन आज मिल जाएगी। फिर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। इवन आज भी अगर यूएसए, जापान, यूरोप में देखें तो वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की इंजीनियरिंग, सब कुछ ठीक है और वहाँ उसके बावजूद वहाँ पे अवेयरनेस है। वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। यहाँ नहीं है। यहाँ वैसे एक इदारा है, मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो यहाँ इस्लामाबाद में एक इदारा है, उसका नाम है रोड सेफ्टी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा यार पता करेंगे ये करते क्या है, तनख्वाह लेते हैं फ्रैंकली। और उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ तस्वीर हैं कि उनका जो सरबराह है वो मलेशिया गया हुआ है रोड सेफ्टी अवार्ड लेने और वगैरह वगैरह। आज तक मेरे जैसे बंदे ने नहीं सुना कि वो रोड सेफ्टी का कोई काम पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ तो ये हाल है यार। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, इन्फोर्समेंट में हम कुछ नहीं कर सकते। इन्फोर्समेंट रेगुलर चेकिंग होती है दुनिया भर में 24 आवर्स नॉन स्टॉप 7 डेज़। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आपने जैसी वायलेशन की आप ठक आपको चलाना जाए। यहाँ पे बस आज ही उधर नाका लगना है, बाकी सारा शहर जो मर्ज़ी करता है। फिर हार्श पेनल्टीज़ होती हैं। यहाँ पे पेनल्टीज़ हार्श नहीं है। यहाँ पे मोटरवे पे आप ओवर स्पीडिंग का 2500 जुर्माना है शायद, तो 25,000 भी हो तो कम है, क्योंकि जो बंदा प्राडो पे जा रहा है उसके लिए 6 टाइम 2500 देना कोई मसला नहीं। वो 6 दफ़ा भी ओवर स्पीडिंग करेगा, 6 दफ़ा आप उसको रोक के, उसके लिए 10,000 मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप एक वायलेशन का 50,000 जुर्माना रखेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो करे। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये है, इसका कुछ हिस्सा आज हम सीख के जाएंगे। तो ये मैंने कहा आपको ज़रा थोड़ा सा 3 E's के बारे में भी बता दें कि इंटरनेशनली रोड सेफ्टी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं कि एक तो आपकी जो रोड सेफ्टी अगर आप को अडॉप्ट करते हैं और रोड सेफ्टी के ऊपर आप चलते हैं तो आपकी अपनी जान बचेगी, ज़ख्मी कम होंगे, हादसात कम होंगे। ये तो जनरल बात है। 2 चीज़ें और होती हैं। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं कि आपके मुल्क की इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा? अगर आप रोड सेफ्टी पे हैं, आपका मुल्क बिल्कुल सही चल रहा है, आपके हादसात कम होंगे, आपके हॉस्पिटल्स के ऊपर एक्सपेंसेस कम होंगे, आपकी जो लॉस है व्हीकल का या प्रॉपर्टी का वो भी कम होगा। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, एक बंदा दुनिया से चला गया हादसे की वजह से, या एक बंदे ने अपनी हड्डियां तोड़वा ली हैं और वो 6 महीने के लिए बिस्तर पर चला गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस तो हुआ ना। अगर दिन के 800 एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनमें से 600 बंदा जो है ना वो बिस्तर पर चला जाए तो ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी लॉस तो हुआ। इससे भी आप बच सकते हैं। उसके अलावा आपका जो ट्रेड एंड जो कॉमर्स है वो बूस्ट करता है, आपका टूरिज़्म बूस्ट करता है। जिस मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होता है,
सड़कों की एक्सेस होती है हर जगह तक, वहाँ लोग बाहर से आते हैं, टूरिज़्म बूस्ट होता है। और एक और चीज़ भी होती है, होता है आपकी कंट्री का इमेज। अगर आप दुनिया में कहीं जाकर देखें तो आप लोगों से पूछें तो वो कहेंगे यार पाकिस्तान में यार वो लाहौर की ट्रैफिक बड़ी ख़राब है या कराची की ट्रैफिक बड़ी ख़राब है। वो आपका इमेज जो बनता है ना बाहर, वो बहुत ही बैड बनता है अगर आपकी ट्रैफिक ठीक नहीं है, आपकी सड़कें ठीक नहीं हैं। यानी कि किसी ने ये कहा था कि अगर आप किसी भी कौम का या किसी मुल्क का को देखना चाहें कि वो हाउ दैट नेशन इज़ सिविलाइज्ड, तो आप उसकी दो चीज़ें देख लें। आप किसी बंदे से ना मिलें, जाके कुछ ना करें, आप उनकी दो चीज़ें आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौम कितनी तहज़ीब याफ्ता है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? उसमें एक रोड ट्रैफिक है। उन्होंने कहा जी जाके ट्रैफिक देख लो, ठीक चल रही है तो कौम सुधरी हुई है। सेकंड नंबर पे है वॉशरूम्स। दिस इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये किसी जगह कोट हुआ है कि यार दो चीज़ें आप देख लो तो आपको कौम का पता चल जाएगा। अब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हमारे मुल्क में ये दो चीज़ें कैसी हैं। अल्लाह माफ़ी देना। बस तो आपने बेहतरी लानी है मेरे भाई, आप लोगों ने बेहतरी लानी है, अपने आप से शुरू करना है और इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। आपने इन चीज़ों की हैबिट बनानी है, अपने ऊपर तारी करना है, आपने अपने ऊपर लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या? जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये जो सीट बेल्ट है मैंने तारी की हुई है, और उससे पहले जो दुआए सफ़र है, सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये अगर लंबी दुआ याद ना हो सके तो अल्लाह से अपनी ज़बान में मांग, या अल्लाह मैं इस सवारी पे बैठ रहा हूँ, मेरी हिफाजत करना। इसका मतलब भी तर्जुमा यही है कि सब चीज़ें उसी के कंट्रोल में है। ये जो सवारी जिस पे मैं बैठा हूँ ये भी उसी के कंट्रोल में है, मैं कुछ नहीं। जब आप इस नीयत से और इस दुआ से बैठेंगे तो अल्लाह पाक हिफाजत करेगा। लेकिन शराइत वही है कि ये पढ़ने के बाद आपने गाड़ी में टक्कर नहीं मार देनी, फिर अल्लाह पाक ने हिफाजत क्या करनी है आपकी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दें। मेंटेनेंस अगर उसकी नहीं है, ब्रेक्स उसके आपने चेक नहीं किए, तो वो गाड़ी हादसा करेगी, आप नहीं रोक सकते उसको। तीसरे नंबर पे है ट्रैफिक सिग्नल्स। अच्छा, ट्रैफिक के कवानीन और ट्रैफिक सिग्नल्स आप अगर ढूंढें ना तो वो बेशुमार हैं, बेशुमार किस्म के इशारे बने हुए हैं वहाँ पे, अगर आप गूगल भी कर लें या किसी वेबसाइट। मैं आपसे सिर्फ आज एक बात का अहद करवाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप सारे इशारों को छोड़ दें, आप कोई भी नॉलेज ना लें, चलेगा। सिर्फ आपने इस इशारे को पकड़ लेना है। आज आपने वो काम नहीं करना कि रेड लाइट के ऊपर पुलिस नहीं है तो जाना है। डिफेंसिव पे मैंने काफ़ी बात की है कि डिफेंसिव मोड में बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। आपने एग्रेशन में बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। आपने डिफेंसिव मोड में हमेशा गाड़ी या बाइक चलानी है। कोई आगे निकलता है निकल जाए, आपने अपनी स्पीड से जाना है। कोई आपको कट मार के निकल जाता है, निकल जाए, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी जान आपके लिए कीमती है, या आपके जो चाहने वाले हैं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, वालिदैन, सब उनके लिए ज़रूरी है। नंबर 6 पे है सीट बेल्ट और हेलमेट। एक तो आपने ये वैसे नंबर 2 पे होना चाहिए था। दुआए सफ़र के बाद जो आपने आदत बनानी है वो सीट बेल्ट और हेलमेट की बनानी। आप सब में बाइक सब चलाते हैं, किस किस के पास हेलमेट नहीं है? हेलमेट नहीं है, आपके पास नहीं है, बाकियों के पास है? आई विल चेक आफ्टर द सेशन। है? अच्छा है तो फिर वो पहनते कहाँ हैं? बाजू पे, कोनी पे, या सामने रखते? मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसे पहनते हैं लोग। उसके बाद जी अंडर एज और अनट्रेन्ड ड्राइवर्स को आपने नहीं अलाउ करना, हादसे से बच जाएंगे। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, लेन चेंज और रेड सिग्नल को नहीं तोड़ना। ओके। उसके बाद जी सेफ डिस्टेंस जो होता है ना, इसको समझते हैं आप? ये क्या होता है? नहीं, ये पीछे बम्पर से नाल ला के रखो गड्डी, बम्पर टू बम्पर, है ना? ये नहीं करना।
ये जो सेफ डिस्टेंस है ना, ये भी इसके ऊपर भी अलग से एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। यानी ये बहुत लंबा इसका टॉपिक है कि आपने कितना फासला रखना है, किस स्पीड पे कितना फासला होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेन और लाइन का फ़र्क पता है आपको? लेन क्या होती है और लाइन क्या होती है? लाइन इज़ डायरेक्शन, जो सड़क के ऊपर लाइन लगी होती है, एरो लगी होती है, वो डायरेक्शन है कि आपने इधर से इधर नहीं जा सकते, इधर से। लेन इज़ योर वे, आपका वो रास्ता है जिसके ऊपर आपने चलना है। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मसलन 3 लेन की अगर सड़क है तो आपने किस लेन में चलना है? बाइक वाले ने किस लेन में चलना है? कार वाले ने किस लेन में चलना है? हैवी ट्रैफिक वाले ने। लेन और लाइन ये होती है। उसके बाद आपके तमाम किस्म की लाइट्स जो है ना, इंडिकेटर्स हैं, बैक लाइट है, ये ग्लोइंग होनी चाहिए, चलनी चाहिए। अब बाइकर्स के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी बैक लाइट नहीं चल रही होती। आप सबकी बाइक्स की बैक लाइट चलती? वैसे तो फ्रंट जो हेडलाइट है उसके ऊपर भी हमें परवाह नहीं होती, हम जा रहे होते हैं। तो आप सब की जो ये सारी लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स, बैक लाइट और फ्रंट जो हेडलाइट है, ये ठीक है? मैं चेक कर लूँ जाके? इंडिकेटर नहीं है, वो तो नई बाइक लें तभी उतरवा देते हैं। माय गॉड, क्या बनेगा? अच्छा, हमारे पास लोग आते हैं, एक को कहते हैं जी शीशे भी उतार दें और इंडिकेटर भी। कंपनी में लगाते हैं, ज़्यादा बॉक्स में दे देते हैं। वो बॉक्स ही ले जाते हैं साथ, घर में पड़ा रहता है। तो यार ये हादसे का बायस बनते हैं। अगर आप, मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि मुझे आगे बाइक नज़र नहीं आई, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे रात के वक्त बाइक नज़र नहीं आई और बहुत करीब जाके एहसास हुआ कि आगे कोई चीज़ जा रही है, क्योंकि उसकी कोई लाइट ही नहीं थी। और पर्सनली मेरे साथ एक एक्सीडेंट हो चुका है इसी तरह की एक बाइक का, मुझे नज़र नहीं आई और उसने रोक दिया। तो ये काइंडली आज से अपनी बाइक्स की तमाम लाइट्स, ख़ास तौर पर 3 हेडलाइट, बैकलाइट एंड इंडिकेटर्स, ये आपकी ग्लोइंग होनी चाहिए, ये इन ऑर्डर होनी चाहिए, चलनी चाहिए। होगी? ब्लैक स्पॉट कभी सुना है आपने? ब्लैक स्पॉट क्या होता है? आपकी गाड़ी का या मोटरसाइकिल का जो मिरर है ना, उसके ऊपर आप पीछे देखेंगे राइट लेफ़्ट, तो आपका जो राइट और लेफ़्ट देखने का जो व्यू है ना, वो 70% होता है। मतलब इधर आप देख रहे हैं ना, तो पीछे का 70% आपको नज़र आ रहा होता है, 30% जो है ना वो ब्लैक स्पॉट होता है। मीन्स कि आपको वो 30% नज़र नहीं आ रहा होता। आप उसका एंगल आगे पीछे करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें सेट किए हुए हैं तो आपको 70% नज़र आएगा, 30% नज़र नहीं आएगा। तो ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे आपको फील हो कि यार आपका 30% आपको नज़र पूरी तरह नहीं आ रहा, वहाँ आपने किसी दूसरे तरीके से देख कर टर्न करना है, आपने सोच समझ कर टर्न करना है। आपने सिर्फ उस शीशे पे देखने पीछे कोई नहीं आ रहा तो आपने टर्न कर जाना है, ये नहीं करना। ब्लैक स्पॉट्स को मद्देनज़र रखना है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपका एक्सट्रैक्ट है, सारी जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसका ये निचोड़ है कि आपने 4 असूल तो जहन में रखने हैं। इसलिए ये 4 में इसको समो दिया है कि आप लोगों को माइंड में रहे। पीछे 13 चीज़ें थी, 13 पॉइंट्स थे, शायद आपको भूल जाएं। 4 पॉइंट्स आपने हमेशा जहन में रखने हैं जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। 1, बी डिफेंसिव। आप अगर डिफेंसिव में रहेंगे तो आप फॉलो भी करेंगे ट्रैफिक रूल्स को। अगर आप गुस्से में नहीं हैं, एग्रेशन में नहीं हैं, मुकाबलेबाजी में नहीं हैं, तो फिर आप डिफेंसिव में होंगे और सेव करेंगे ड्राइविंग। सेकंड, फॉलो रूल्स। मैंने अभी आपसे कहा है कि ट्रैफिक सिग्नल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपने सिर्फ वो रेड, येलो एंड ग्रीन जो लाइट है ना, उसको फॉलो करना है। थर्ड जो है ना, वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए आपको। अच्छा, इस पे मैंने अभी बात नहीं की थी। प्रिडिक्टेबल ड्राइविंग जो है ना, ये एक एडवांस स्टेज है ड्राइविंग, सेफ्टी ड्राइविंग का। वो स्टेज है कि ये सारी चीज़ें तो लोगों को पता है दुनिया में। अब वो लोग इसके ऊपर ट्रेनिंग मॉड्यूल बना रहे हैं कि आपको अगले ड्राइवर की जो एक्टिविटी है,
जो आप अपने दिमाग में सोचें कि अगला ड्राइवर क्या कर सकता है, उसके मुताबिक आप अपने आप को बिहेव करें। वो प्रिडिक्शन क्या करें कि आपका जो नेक्स्ट रोड के ऊपर है, मसलन क्या आप जा रहे हैं, साइड के ऊपर गाड़ी रुकी हुई है, आप बाइक पे हैं या उस पे हैं, गाड़ी पे हैं, मैटर नहीं करता, गाड़ी रुकी हुई है, आपको पता है उसने पार्क की हुई है, आप जा रहे हैं। अब आपने प्रिडिक्ट क्या करना है कि वो जैसे मैं उसके करीब जाऊंगा तो वो दरवाज़ा तो नहीं खोल देगा, या वो टर्न लेके चल तो नहीं पड़ेगा। ये प्रेडिक्शन सोचते हुए आपने उससे डिस्टेंस इतना रखना है कि अगर वो दरवाज़ा भी खोल दे तो आप निकल जाएं, अगर वो चल भी पड़े तो आप सेफली निकल जाएं। तो ये प्रेडिक्शन जो है ना वो आपके अंदर बिल्ट होनी चाहिए। इसकी भी ट्रेनिंग है बाकायदा, लेकिन ये अगला स्टेज है, एडवांस स्टेज है। और ये 3 चीज़ें तो आपको शायद किताबों में भी मिल जाएंगी। ये वाली जो है ना, खुद बचो, ये एक बहुत अहम प्रिंसिपल है सेफ्टी राइडिंग में, सेफ्टी ड्राइविंग में, रोड सेफ्टी में, घर में, दफ्तर में, सड़क पे, मियाँ बीवी के दरमियान, भाई बहन के दरमियान। खुद बचो वाली पॉलिसी अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो आप बच जाएंगे। अब ये हर बंदे की खुद बचो जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रैफिक के लिए कह रहा हूँ कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ, नो बडी विल केयर यू। दूसरा आपको नहीं बचाएगा यार, आपने खुद बचना है। वो कैसे बचना है और किसकी खुद बचो की पॉलिसी, खुद बचो की जो स्किल है वो किस हद तक काम करती है, ये आप सबके ऊपर है। लेकिन आप जहन में बिठा लें कि यार मैंने खुद बचना है भाई, आगे जो ट्रक जा रहा है उससे मैंने खुद बचना है, आगे जो गाड़ी जा रही है मैंने खुद बचना है, बेगम गुस्से में है तो मैंने खुद बचना है। आप में से कोई मैरिड है? नहीं है? चलें, ये प्रिडिक्शन है कि आप जब करेंगे तो फिर खुद बचो वाला पहले दिन से ही आपने लागू कर देना है, इक्वली आप लोगों के लिए भी। ओके जी, सारी चीज़ों का जो हमें निचोड़ मिला वो ये मिला कि मोटरसाइकिल के जो राइडर हैं ना वो हादसे का बहस ज़्यादा बनते हैं। 89% रोड एक्सीडेंट जो है वो बाइकर्स की वजह से होते हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बतानी है, तो इसमें ताकि आप इस वक्त चूँकि सारे बाइकर्स ही बैठे हुए हैं हमारे इस हाल में, तो वो बहुत ज़रूरी है। यार मोटरसाइकिल पे ना बैठने की भी एक साइंस है। हम लोग इसको कभी ना सीखते हैं ना किसी ने हमें सिखाया है कि मोटरसाइकिल पे कैसे बैठना है। नंबर 1, आपकी आइज़ जो है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। जब आप बाइक चला रहे हैं ना तो स्ट्रेट आइज़ होनी चाहिए। नो, हम करते क्या है, इधर देख लिया वो कौन जा रहा है, इधर देख लिया गाड़ी में कौन बैठा है, या यार अच्छा वो स्टोर खुला हुआ है। यार आपने मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप, अच्छा मोटरसाइकिल 2 व्हील की सवारी है, ये खुद से कुछ नहीं करती, इसको आपने कंट्रोल करना है। कार जो है ना या 4 व्हील की जो सवारी होती है वो खुद उसके अंदर ठहरने की सलाहियत होती है, इसके अंदर नहीं होती है। आपने जैसे ही छोड़ना है ना तो ये गिर जाएगी। आपने स्टैंड पे नहीं लगाया, आप उतर गए हैं तो वो साथ ही नीचे लमलेट हो जाएगी। तो इसलिए इसको और तरह से ट्रीट करना है, इस वाली सवारी को। आपकी आंखें सीधी होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो शोल्डर है ना, ये यानी कि बहुत ज़्यादा इसको आप स्ट्रेच ना करें। अच्छा मैंने ये देखा है लोग क्या करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी शायद करता रहा हूँ, यूँ कर लेते हैं और ये एक तरह का हम स्टाइल बनाते हैं। यार आप बाइक चला रहा हूँ यार, मेरे पास 150 है या जो भी है, तो जो ये वाली आपकी एल्बोज़ है ना ये बाहर निकल गई तो वो कोई भी आपको उड़ा देगा इसको। तो आपके जो ये एल्बोज़ हैं ये बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ होने चाहिए, हैंडल के बिल्कुल अंदर होने चाहिए। आपका जो बैठने की जगह है हिप्स, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि वो सीट की बिल्कुल पीछे जाके बैठते हैं और यूं करके हैंडल को पकड़ते हैं। यू डू इट? तो ये भी स्टाइल है, मतलब पता नहीं क्या अपने आप को मतलब सुपरमैन या डैशिंग कोई पर्सनैलिटी बना लेते हैं। यार बहुत पीछे बैठ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हैंडल तक हाथ पहुंचता है और वो ब्रेक लगाना है तो मुश्किल है, इंडिकेटर, मतलब क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं यार। ये चूँकि एक्चुअली होता है इसलिए इसको रोका गया है कि ऐसे नहीं बैठना, आपने उस जगह बैठना है, ये जगह जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली हैंडल को मूव कर सकें।
उसके बाद आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल हैंडल की ग्रिप के साथ होने चाहिए। नीज़, अच्छा नीज़ का भी ये है, जैसे ये यूँ है ना, वो यूँ भी होता है। ये पाँव इधर निकला हुआ है, घुटना, ये घुटना इधर निकला हुआ है, मोटरसाइकिल दरमियान में है, वो भी एक स्टाइल है। करते हैं आप? अब आप बुज़ुर्गों पे डाल दो यार, मैंने तो कभी नहीं किया मैंने तो कभी नहीं किया। तो आपके नीज़ जो है ना वो आपके मोटरसाइकिल का जो फ्यूल टैंक है ना उसके साथ थोड़े स्ट्रेच होने चाहिए। फीट का भी इशू है। फीट का इशू ये है कि हम पाँव यूँ रख लेते हैं, और हमें तो ये कहा गया है कि ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ड्रेस, शूज़, पोस्चर एंड हेलमेट, ये 4 चीज़ें मोटरसाइकिल में, हमें तो जापान ने ये सिखाया है जो मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं कि ये 4 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। आपका ड्रेस कैसा है? अब हमारा ड्रेस हर तरह का है, हर तरह के इलाके में जाएं आप, ख़ास तौर पर सराइकी बेल्ट में जाएं, वहाँ पे बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ पे बड़े घेरे की बड़े बड़े वो होते हैं उनकी शलवारें या वो जो तहमद होते हैं, तो उसको, और फिर बुर्का होता है, फिर दुपट्टे बहुत लटके होते हैं। वो कहते हैं हमारे मुल्क में, कहते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं। किसी ने कहा जी हमारे मुल्क में लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही हम बदनाम किए हुए हैं। कैसे अच्छे हैं? कहता जी किसी बाइक के ऊपर कोई जा रहा हो और किसी खातून का दुपट्टा नीचे लटक रहा हो तो गाड़ी वाला ना मुंह निकाल के कहेगा कि जी ये बाजी ये दुपट्टा अंदर कर लो। अच्छे हैं ना फिर? तो वो जो दुपट्टा लटक रहा होता है या कोई भी कपड़ा अगर मोटरसाइकिल के ऊपर ढीला ढाला लटक रहा होता है तो वो आपके व्हील के अंदर आ जाता है। जब वो व्हील के अंदर आएगा तो डेफिनेटली आपकी बाइक जो है ना वो उलट जाएगी। सर वो करते हैं कि सामान वगैरह आगे रख के ना तो वो हैंडल से करता हूं जी ओवर, ये पीछे ही रहे हैं अभी, ओवरलोडिंग वो भी गलत है। उसके बाद हाँ, आपका बैठने का पोस्चर मैंने सारा बता दिया, फीट तक बता दिया। शूज़ भी आपके ऐसे होने चाहिए कि वो उसके ऊपर फुट रेस्ट के ऊपर ग्रिप हो और ब्रेक सही टाइम पर लग सके। उसके बाद हेलमेट है। हेलमेट के ऊपर मैं अभी बात करता हूँ आगे कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है और हेलमेट किस तरह का होना चाहिए। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो कि मोटरसाइकिल राइडर्स के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं। नंबर 1 तो हेलमेट है। हेलमेट 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 2-3 दफ़ा मैंने लिख दिया, ये बहुत ज़रूरी है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहना होगा, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हेड इंजरी नहीं होती है, इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। तो आप अपनी हैबिट का हिस्सा बना लें हेलमेट पहनना। उसके बाद ये भी अक्सर देखा गया है कि बाइकर्स जो है ना वो राइट लेन में चलते हैं। कहाँ चलना चाहिए? लेफ़्ट लेन, और लेफ़्ट से ही क्रॉस करते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मेरे लेफ़्ट से मोटरसाइकिल वाले ने क्रॉस कर दिया। जो गाड़ी चला रहा होता है ना वो उसका ज़्यादा फोकस होता है राइट साइड के ऊपर। वो राइट हैंड ड्राइव है ना हमारे मुल्क में, तो वो राइट देख रहा होता है। अगर कोई लेफ़्ट से हल्की चीज़ यानी मोटरसाइकिल टाइप कोई चीज़ निकलने की कोशिश करती है ना तो वो बहुत ख़तरनाक है। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो इधर मुड़ने में कोई दुश्वारी नहीं है, मैं तो इधर से देख रहा हूँ ना। तो कभी भी आपने मोटरसाइकिल चलाते हुए लेफ़्ट लेन से राइट में नहीं आना, लेकिन आपने जब उसको ओवरटेक करना है तो फिर आपने राइट से करना है। ये असूल पल्ले बांध लें। उसके बाद ये 3 चीज़ें जो है ना वो आपकी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस में बहुत ज़रूरी हैं। ये क्या चीज़ है? ब्रेक शू, चेन एंड लाइट्स। लाइट्स सब लाइट्स की मैंने पहले बात की है। चेन ऐसी चीज़ है कि अगर ये चेन वीक है, इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो ये जब चेन टूटती है ना तो ये आपके व्हील के अंदर फंस जाती है। चेन टूट के आपके व्हील के अंदर फंसेगी और वो उसको लपेट देगी और मोटरसाइकिल गिर जाएगी। ये हादसे का बायस बनती है। लिहाजा जब भी आप गाड़ी की मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस करवाएं तो चेन को ख़ास तौर पर, वो लुब्रिकेशन भी होती है और डिफरेंट, ये पुरानी नहीं होनी चाहिए, इनको वक्त पे चेंज करना चाहिए। एंड ब्रेक शू तो एक ख़ास किलोमीटर के बाद चेंज होते हैं, तो आपको ये किसी अच्छी कंपनी के ब्रेक शू जो है ना वो आपको लगवाने चाहिए। उसके बाद फ्रंट और रेयर ब्रेक्स जो है ना, आप जनरली ये होता है कि लोग कहते हैं पिछली ब्रेक ही काम करती है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल आपकी जो पिछली ब्रेक है वो 40% काम करती है और आपकी जो अगली ब्रेक है वो 60% काम करती है। अगली ब्रेक हम लगाते ही नहीं हैं, ऐसा ही है ना, पिछली ब्रेक लगाते हैं, लेकिन आपने टैक्टफुली अगली और पिछली ब्रेक लगा के रुकना है।
वैसे मोटरसाइकिल में तीन ब्रेकें होती हैं। एक इंजन की ब्रेक होती है कि आपने एक्सीलेटर को छोड़ दिया, क्लच नहीं दबाया। जब आप क्लच दबाएंगे तो इंजन फ्री हो जाता है, फ्री होगा तो फिर वो ब्रेक लगने को भी काफ़ी टाइम लगेगा वो। तो इसलिए क्लच नहीं दबाना, एक्सीलेटर छोड़ना है और दोनों ब्रेक साथ लगानी है। 40% पीछे वाली काम करती है और 60% आगे वाली करती है। कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। साइड व्यू मिरर की बात हुई, उतार के रख देते हैं हम। ये कभी नहीं उतारने साइड व्यू मिरर्स, क्योंकि साइड व्यू मिरर्स अगर नहीं है तो आपको पीछे देखने के लिए मुड़ना पड़ेगा या बगैर देखे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ना राउंड अबाउट बड़ा एक साइंस है। राउंड अबाउट के ऊपर भी पूरा लेक्चर एक है कि राउंड अबाउट के ऊपर जिस बंदे ने इधर यहाँ पे खड़ा है ना, यहाँ से वो इधर आना चाह रहा है, तो वो बीच में देखेगा कोई चीज़ नहीं है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आ जाता होता है, आ जाते हैं आप लोग? नहीं आना, क्योंकि जो आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, जो इधर से आ रहा है ना, उसको नहीं पता आप यहाँ से आ रहे हैं। उसका राइट ऑफ वे है। राइट ऑफ वे, किसका रास्ता पहले है। राइट ऑफ वे के ऊपर भी एक पूरी ट्रेनिंग हो सकती है और इंशाल्लाह करेंगे कि राइट ऑफ वे किसका पहले रास्ते का हक है। वैसे सड़क पे आप जा रहे हैं तो राइट ऑफ वे आपके आगे पीछे काफ़ी ट्रैफिक है, एक एम्बुलेंस भी आ रही है, कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ रही है, तो राइट ऑफ वे पहला किसका होगा? जो राइट हैंड से आ रहा है उसका राइट ऑफ वे पहले है। लेकिन अगर एम्बुलेंस आ रही है तो उसका राइट ऑफ वे उससे भी पहले है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तो उससे भी पहले है। तो उसके अलावा राइट ऑफ वे उसका है जो आपके राइट साइड पे जा रहा है। ठीक है जी। तो ये ख़ास तौर पर राउंड अबाउट के ऊपर आपने ये नहीं करना। राउंड अबाउट का मतलब ही यही है कि राउंड अबाउट आपने ऊपर से घूम के आना है ना, लेफ़्ट साइड पे चलना है और उस गोल चक्कर से ऊपर से घूम कर आना है, तो आपको सही लेन में आएंगे आप। यहाँ से यहाँ आना या यहाँ से यहाँ सीधे चले जाना बिल्कुल रॉन्ग है। उसके बाद अक्सर यारी दोस्ती में होता है कि यार आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपका दोस्त जो है ना वो साइकिल पे जा रहा है, या आपका दोस्त मोटरसाइकिल पे और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपने उसका, यारी दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में, आपने उसका हाथ पकड़ लिया, चलो यार इकट्ठे चलते हैं, तुम बस बैठे रहो, मैं तुम्हें चलाता हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई। डोंट होल्ड हैंड ऑफ बाईसाइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट। हम तो रिक्शों के पीछे, मतलब मैंने ये भी देखा है, पेट्रोल बचाने के लिए लोग ट्रक को पकड़ लेते हैं पीछे से। ऐसा कभी सुना है आपने, देखा है? ट्रक को पकड़ लेते हैं कि मैंने इंजन ऑफ कर दिया, मैं ट्रक की पावर से जा रहा हूँ, और अगर ट्रक इधर उधर हुआ और उसने ब्रेक लगाई तो आपका क्या हाल हो। ये नहीं, किसी का भी हाथ ना पकड़ें, आपने अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखनी है। ख़ास तौर पर ये जो हमारा इलाका है इसमें डस्ट वगैरह बहुत, गॉगल्स पहन लें या ग्लासेस पहन लें बाइक चलाते हुए तो ज़्यादा बेहतर है, या वो आपका हेलमेट जो है ना उसके आगे शील्ड हो ग्लास की, तो वो बेहतर है। ज़िगज़ैग भी बड़ा करते हैं यार, करते हैं, सुबह के टाइम करते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम बताया गया है कि सुबह के टाइम बेटा आपने उठना है, नमाज नहीं पढ़नी, नाश्ता नहीं करना, उसके बाद आपने जाना है, बाइक स्टार्ट करनी है, फिर आपने सड़क के कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी ऐसा, वापसी पे दही लेके घर आ जाना है। फिर अल्लाह ना करे कि वो दही भी रास्ते में ही रह जाता है, तो दही बन जाता है। ठीक है जी, ये काम आपने नहीं करने। हेलमेट जो है ना वो उसकी 3-4 खसूसियात होनी चाहिए कि वो आपके हेड को सेव करता है। जब आप गिरते हैं तो हेलमेट बचाता है आपके। ये 300-400 रुपए का हेलमेट जो सड़कों में बिक रहा है ना, ये हेलमेट नहीं है, ये ऊपर ये चलान से बचने के लिए है। एग्जैक्टली। तो वो ये अगर हिट होता है ना तो इसकी अपनी जो मटेरियल की किरची है ना वो भी सर में घुस जाती हैं। तो जो ये वाला हेलमेट है इसके अंदर जो इसका जो आउटर शेल है ना ये बड़ा ही हार्ड और होना चाहिए किसी अच्छे मटेरियल का। ये आपको मार्केट में प्राइस से ही पता चल जाता है कि यार कितने का हेलमेट है और किस तरह का होगा। बहरहाल वो आपको ये हेलमेट के डैमेज हो गया लेकिन सर डैमेज नहीं हुआ यहाँ एक्सीडेंट में। लेकिन हमारा रवैया क्या है देखें ना। अच्छा, इसने रखा हुआ क्यों है हेलमेट? पुलिस से बचने के लिए। यानी ये पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है यार, इसने ना आगे रखा हुआ है
अच्छा, मैं अभी आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक साहब को देखा, उसने हेलमेट जो है ना कोनी पे यहाँ तक टांगा हुआ था, यूँ हाथ में डाल के ना यूँ किया हुआ था। मैंने कहा यार इसके बाजू, इसके सर से ज़्यादा इसका बाजू इंपॉर्टेंट है। ये समझ रहे हैं कि मेरा बाजू डैमेज ना हो और मेरा सर बेशक फट जाए। तो ये एटीट्यूड नहीं होने चाहिए। आप प्लीज़ हेलमेट पहने और सर पे पहने, प्रॉपर हेलमेट हो, प्रॉपर उसकी फिर उसको टाई अप करें। अब ये देखें ना, इन दोनों ने पहना हुआ है, अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, अब तक जो चीज़ें हुई आपको क्लियर हैं? अमल करेंगे? क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। मैंने एक स्लाइड में क्विकली रिव्यू आपके लिए रखा है। इसमें आपने जितने भी पॉइंट है ना, ये आप स्लाइड की पिक्चर ले लें जब ये पूरी हो जाएगी, इसकी पिक्चर ले लें। ये प्रैक्टिस आपने आज के बाद करनी ही करनी है। कभी मुझे लाहौर में कोई भी आप में से मुझे शक्लें याद रहेंगी, नज़र आ गया वायलेशन करता हुआ, तो मैंने आपका ना कासिम अली शाह फाउंडेशन में दाखिला बंद कर देना। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि यार इनको नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं करना यार। आज का जो सेशन है ना, इसको फ्रूटफुल बनाएं। इस सेशन में जो अभी तक कुछ चीज़ें आपने सीख ली कि नहीं सीखी? सीख ली, वो इम्प्लीमेंट करनी है। अपने हर 5 दोस्तों को जाके बताना है कि यार ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। व्हीकल की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और 3-4 चीज़ें बाइक के लिए जो मैंने कही हैं वो मस्ट है। चेक करें उसको हमेशा कि यार ये इसकी चेन सही है, ब्रेक शू सही है, इसकी लाइट्स सही हैं कि नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल्स, मैं ट्रैफिक रूल्स को नहीं आपसे पूछ रहा, अभी आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें। प्लीज़ आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करें, रेड येलो ग्रीन को फॉलो करें। आप कहेंगे कि ये अपनी एग्जांपल्स दे रहा है, मेरे अंदर इतना रच बस गया हुआ है। रात को अगर लेट नाइट हम कहीं से आ रहे हैं ना, और उस इशारे के ऊपर कोई दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही और रेड लाइट है, तो आप बिलीव करें मैं रुक जाता हूँ और मेरी फैमिली कहती है कि जी कोई भी नहीं, जान दो, रेड लाइट है ना, रेड लाइट है तो रेड लाइट है, चाहे दिन है चाहे रात है, 24 आवर्स आपने रेड लाइट पर रुकना है। वैसे ही अगर इशारा ख़राब है और लाल बत्ती जल रही है तो अलग बात है, फिर आप थोड़ी देर वेट करें, देखें नहीं खुल रहा तो फिर आप चले जाएं, बट आपको रेड लाइट के ऊपर रुकना है 24 आवर्स। आपने नहीं वायलेशन करनी, ठीक है? ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आज के बाद नहीं करनी। वन वे नहीं तोड़ना, वन वे कोशिश करेंगे। किन्होंने कहा है? किसने कहा है कोशिश करेंगे? अच्छी बात है यार। ये ऐसी कोशिश नहीं है कि आपको मतलब बरसों लग जाएंगे, ये अभी आप जाएंगे, वन वे ना तोड़ें, कोशिश आपकी पूरी हो जाएगी, अल्लाह मदद करेगा आपकी। कीप लेफ्ट एंड सेफ डिस्टेंस, बम्पर टू बम्पर नहीं, लेफ़्ट चलना है। बाइक वाले ने और गाड़ी वाले ने लेफ़्ट चलना है और राइट से क्रॉस करना है। नेक्स्ट, हेलमेट और सीट बेल्ट मस्ट है ये, और ये अपनी हैबिट का हिस्सा बना लें। डिफेंसिव पे काफ़ी बात हुई है। अनट्रेंड और अंडर एज ड्राइवर्स आपने अलाउ नहीं कर रहे। आपने किसी ऐसे बच्चे को बाइक नहीं देनी जो कि अनट्रेंड है और अंडर एज है। ये 9 पॉइंट्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ अपने माइंड चेंज करना है, आपने अपने आप को इसके अंदर इंडल्ज करना है कि यार ये चीज़ें मैंने आज सीखी हैं, मैंने आज अपने ऊपर लागू कर ली हैं। आप पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, ठीक है? हमारा मज़हब भी यही कहता है, हमारे मुल्क के कवानीन भी यही कहते हैं, हर पढ़ा लिखा बंदा भी यही कहेगा, मैंने भी आज आपको यही कहा है, ठीक है? इस पर अमल करेंगे, आप बिलीव करें कि मुझे बहुत खुशी होगी और मैं समझूंगा कि मेरी एफ़र्ट्स जो है ना वो काम आ गई हैं। कोई एक शख्स भी हादसे से बच गया, और वो आज अभी 2 बजे हैं, 2 बजे तक मेरे ख़्याल में अल्लाह ना करे 8-10 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और लाहौर शहर में 1-2 जा चुके हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस करना हो, अब म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल की एमरजेंसी में 2-4 घंटे लगाएं। जब आपके पास वक्त हो ना, आप ज़रूर जाएं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा।
वहाँ जाके देखें कि किस तरह 1122 की एम्बुलेंसेस आ रही होती हैं, हर घंटे में 2-4 ज़ख्मियों को लेकर आ रही होती हैं, कोई कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कोई कहीं एक्सीडेंट हुआ है। आप सब ने मेरे साथ मिलके इससे बचना है। उस बचने के सारे तरीके आपको समझा दिए, उस बचने के सारा कुछ आपको अवेयरनेस दे दी है, एजुकेट कर दी है। अब आपके पास कोई रिफ्यूज़ल नहीं है कि जी मुझे पता नहीं था। तो आपने वो मुख्तसर चीज़ें करनी हैं जो आप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको नहीं लगता कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है हमारा गवर्नमेंट का? उसमें सबसे पहले ये कि अगर कोई भी बंदा परचेज करने जाता है बाइक, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ट्रायल लिया जाए कि इसको बाइक चलानी आती है कि नहीं आती है। और दूसरा ये कि जो मोटरवे पे जाते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ये ट्रक चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बसेस वाले ड्रग्स लेते हैं, चरस पीते हैं, तो क्या इनकी वहाँ पे टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? हर टूल प्लाजा पर इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है वो हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के अंदर ये एक ऑफिशियल लागू कर दे कि बच्चों को एथिकल चीज़ें पढ़ाई जाए, जैसे रोड सेफ्टी और रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट चीज़ें, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। आपकी बात बिल्कुल सही है और हमने सारी चीज़ें ये एड्रेस की हैं यहाँ पे। ये एड्रेस किया है 3 E's को अगर आप देख लें ना, तो जो इन्फोर्समेंट है वो यही है। आप जो बात कर रहे हैं कि ड्राइवर्स को देखना चाहिए कि उसने कोई ड्रग तो नहीं लिया हुआ। मैं तो कहता हूँ ड्रग लेना तो बहुत दूर की बात है, वो ड्राइवर है भी सही कि नहीं है ये भी चेक होना चाहिए। दुनिया भर में लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल काम है। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ या किसी ने बताया? आप बाकी दुनिया को छोड़ दें, आप यूएई में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि लाइसेंस कैसे बनता है वहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए वो आपको 6 महीने रगड़ा लगाते हैं। यहाँ आप 6,000 रुपये में लाइसेंस बनवा लें। और आज मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं बहुत सेफली कहता हूँ कि मेरे समेत 80% लोग उस सारे जो लाइसेंस बनाने का जो एग्ज़ाम है, जो सिस्टम है, जो टेस्ट है ना, वो यहाँ लागू कर दें और जितने लाइसेंस होल्डर हैं ना उनको कहें जी आप ये टेस्ट दें, 80% फेल हो जाएंगे इंक्लूडिंग मी। पता ही नहीं है उनको, बस लाइसेंस इशू हो जाता है। और लाइसेंस इशू करना गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट समझती है कि हमने इस महीने इतने लाइसेंस इशू कर दिए। वो भाई आपने इशू कर दिए, वो सही किए नहीं किए। जिस बंदे को लाइसेंस इशू किया, यू आर गिविंग लाइसेंस टू किल। आप सड़क पे जाएं, लोगों को मारें, हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, लाइसेंस लेना दुनिया में बहुत मुश्किल काम है, पाकिस्तान में बहुत ईजी है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? पहला ई जो है ना वो इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है। सड़क पे चलने का हमें ढंग नहीं पता, किसी ने बताया नहीं, ना स्कूलों में। एजुकेशन का मसला है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बाद इन्फोर्समेंट का मसला है, कोई पुलिस वाला नहीं आपको पूछेगा कि मोटरवे पे आप जा रहे हैं, हाँ ठीक है आपने वायलेशन की है, मोटरवे पे थोड़ा इन्फोर्समेंट ज़्यादा है, लेकिन बाकी कहीं नहीं है। एक मुहिम चलाएंगे जी 10 दिन के लिए, हेलमेट जो नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना है। 10 दिन के बाद क्या होगा जी? पेट्रोल पंप पे जी हेलमेट होगा तो पेट्रोल देंगे। पेट्रोल पंप वालों ने लड़के खड़े किए हुए हेलमेट दे के, अपने ही ख़रीद के, लो जी आओ जी हेलमेट सर पे रखो, पेट्रोल बढ़वा लो। जुगाड़ तो हमारे यहाँ बहुत निकलते हैं ना, लेकिन असल में इन्फोर्समेंट वो होती है कि आपकी अंदर से एजुकेट भी आप हों, आपकी रूह से चीज़ को अमल करने का जो जज्बा है ना वो निकलना चाहिए। वो नहीं निकलता है, या फिर वो या जज्बे से होता है या फिर पनिशमेंट से होता है। दुनिया में ये दोनों चीज़ें हैं, वो सिखाते भी हैं, एजुकेट भी करते हैं और पनिशमेंट भी करते हैं। जब आपको सिखा दिया, आज आपको जो कुछ सिखाया है ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको तो चपेड़े पड़नी चाहिए ना, कि नहीं पड़नी चाहिए? जब आप कहेंगे जी देखो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि आप दुनिया का दीन का इल्म लें। हम क़यामत वाले दिन ये नहीं कह सकते कि जी मुझे तो इसका पता ही नहीं था, या अल्लाह पाक मुझे तो पता ही नहीं था नमाज़ पढ़नी है, या अल्लाह पाक मुझे तो नहीं पता था कि मैंने ज़कात देनी है, मैंने हज करना है। नहीं, आपको पता था, आपने खुद इल्म हासिल नहीं किया ना। आप कर सकते थे, आपने दुनिया के इल्म हासिल किया, आपने दीन का क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें 3 E's के ऊपर हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंजीनियरिंग, आपकी एजुकेशन है और आपका इन्फोर्समेंट है। अब तीनों में फेल हैं पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? सर बेसिकली हर रोड पे एक लिमिट दी होती है स्पीड की, इस ट्रैफिक की लिमिट होनी चाहिए। जो डिफरेंट बाइक्स या जो कार की तो खैर एक अलग चीज़ है, बाइक्स में डिफरेंस आ जाता है, स्पीड का डिफरेंस आता है। तो सड़क तो एक है, लिमिट एक है,
तो एक तो बाइक्स डिफरेंट क्यों बनाई जाती है, तो अगर पर्पस क्या है उसका बेसिकली करने का, अगर वो यूज़ करते हैं उसको तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? देखिए, बाइक्स तो दुनिया भर में दो किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं यूटिलिटी बाइक, जिस तरह हमारे यहाँ हमारे मुल्क में चल रही हैं 70 125। ये यूटिलिटी बाइक्स हैं कि आपको ज़रूरत है, आपने अपना कम्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। दूसरी बाइक्स होती हैं प्लेयर बाइक्स, या उसको आप कह लें कि ऑफ रोड बाइक्स, जो कि लोग उसके लिए रेसिंग के लिए, प्लेयर के लिए चलाते हैं। तो दुनिया भर में दोनों के ट्रैक डिफरेंट है। आपने स्ट्रीट बाइक चलानी है, स्ट्रीट में चलानी है, उसकी लिमिट इतनी है। आपने वो चलानी है, वो उसी जगह चलानी है जहाँ पे वो उसके ट्रैक बने हुए हैं, वहाँ पे स्पीड लिमिट उसकी अपनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी आप, चूँकि हम मोटरवे पे बाइक लेके नहीं जा सकते, मना है, तो वरना यह कि हम मोटरवे के ऊपर भी CD70 ले जाएं तो वो 120 पे चलाने की कोशिश करेंगे उसको, बेशक उसका इंजन फट जाए, लेकिन हमने कि मोटरवे है जी चलानी है। तो इसलिए स्पीड लिमिट तो हर सड़क के ऊपर उसकी अपने हिसाब से ही गवर्नमेंट रखती है कि यार इस सड़क के ऊपर इतनी स्पीड लिमिट है। मतलब आप मोटरवे पे जाएंगे तो 120 है, आप GT रोड पे जाएंगे तो वो शायद इससे कम है, 100 है या कुछ है। तो वहाँ पे बाइक्स की भी वही इम्प्लीमेंटेशन है रोड उसकी, लेकिन बाइक्स का चूँकि 120 पे जा नहीं सकती या 100 पे जा नहीं सकती, 70 को तो आप 60 70 पे चलाते हैं ज़्यादा, और चलाना भी नहीं चाहिए। थैंक यू।